अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूँ। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कर्ज के ऐसे भंवर में है जहां मामूली बेहतरी के बावजूद बुनियादी खतरात अब भी मौजूद है। जून 2026 तक मजमूई कर्ज और वाजिबात 99.6 खरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जिनमें 87% अवामी कर्ज है। अगरचे कर्ज का मजमूई कौमी पैदावार से तनासुब 78.5% पर आना और एक साल में 4.2% बेहतरी की मुस्बत अलामत है, मगर मईशत के लिए ये बोझ अब भी खतरनाक है। गुज़िश्ता 4 बरस में विफाकी हुकूमत का कर्ज 75% बढ़कर 83.6 खरब रुपए हो चुका। हालांकि इसी अरसे में विफाकी आमदनी में 107% इजाफा हुआ। सबसे तशवीशनाक पहलू कर्ज की लागत है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल कर्ज और वाजिबात की अदायगी पर 12 खरब रुपए खर्च किए, जबकि सूद की अदायगी अगरचे 9.5 खरब रुपए से कम होकर 7.3 खरब रुपए हुई। फिर भी ये बजट का सबसे बड़ा खर्च है। रवा माली साल कर्जों की अदायगी के लिए 8 खरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए। यूं कौमी वसाइल का एक बड़ा हिस्सा तरक्की, सनत, रोजगार और इंसानी सरमाए के बजाय माजी के कर्जों की कीमत चुकाने में लगा। हुकूमत की एक अहम कामयाबी मुसलसल तीसरे साल बुनियादी बजट सरप्लस है, जिसने कर्ज के फैलाव को कुछ महदूद किया, मगर ये सरप्लस जायद टैक्सेस और सब्सिडी में कमी से हासिल हुआ, यानी कि मालियाती निज़ाम का बोझ बड़ी हद तक अवाम पर मुंतकिल हुआ है। इसके बावजूद अखराजात में 66% इजाफा जाहिर करता है कि बुनियादी मसला सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि हुकूमती अखराजात भी है। बैरूनी कर्ज और वाजिबात 138.6 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। रुपए की कदर में ठहराव और मकामी मार्केट से गैर मुल्की करेंसी की खरीदारी ने बैरूनी कर्ज के दबाव को वक्ती तौर पर कम किया, लेकिन कलील मुद्दती कर्जों का बढ़ता हुआ हिस्सा मुस्तकबिल में रीफाइनेंसिंग का खतरा बढ़ा रहा है। सवाल ये है कि क्या मालियाती निज़ाम पायदार भी है या फिर नहीं। कर्ज का बोझ माली ज़रूरियात, मजमूई तरक्की पैदावार के 20 से 23% और सूद कौमी बजट का बड़ा हिस्सा खा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के बजट शफाफियत से मुतालिक एतराज़ात भी ये जाहिर करते हैं कि कर्ज और सरकारी इदारों की माली जिम्मेदारियों में मज़ीद शफाफियत दरकार है। लिहाजा मौजूदा मैक्रो बेहतरी को कामयाबी समझना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। पाकिस्तान को कर्ज लेने की रफ्तार कम करने के साथ साथ बरामदात, सरमायाकारी, पैदावार और हुकूमती अखराजात की इस्लाह जो देनी ही होगी, वरना वक्ती इस्तेहकाम दोबारा कर्ज के बहरान में बदल कर मुआशी हालात मजीद कहीं ख़राब ना कर दे। सवाल अपने पैनल के सामने आज हम ये रखेंगे कि 100 खरब रुपए के करीब पहुंचा कर्ज हर पाकिस्तानी 3,33,000 रुपए से जायद का मकरूज है, महज मुआशी अदादोशुमार या फिर बड़े तूफान का पेश खैमा। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे जैगम खान, रजा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब हमारा साथ देंगे। जैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात अच्छी है और अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के कर्ज में मईशत के एतबार से कमी हुई है और मईशत के एतबार से ही कर्ज देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान का जो कर्ज़ों का बहरान है, पाकिस्तानी मईशत को जो कर्ज़ों से ख़तरात हैं, पाकिस्तान के अवाम को जो कर्ज़ों से ख़तरात हैं, वो किसी तौर पर कम नहीं हुए। और वो 3 बड़े ख़तरात हैं, देव, हैकल, देव कामत, जो हल नहीं हो रहे। देखिए, पहली बात क्या है कि कर्ज जो है वो हुकूमत की आमदनी को खा रहा है जी। यानी विफाकी आमदनी जो हुकूमत की है, विफाकी हुकूमत की जो आमदनी है, उसके 66 रुपए कर्ज की अदायगी पर खर्च हो रहे हैं और बाकी क्या बचते हैं? 33 रुपए। आप उस घर का तसव्वुर कीजिए जिसकी 1 लाख रुपए आमदनी है और 66,000 रुपए वो कर्ज अदा करता है और 33,000 रुपए में वो घर चलाता है, तो वो घर कैसा चलेगा? ऐसे ही चलेगा जैसे पाकिस्तान चल रहा है कि मुस्तकबिल पर खर्च करने के लिए, अवाम पर खर्च करने के लिए, मुल्क पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं बच रहा। दूसरी बात कि जो आप कर्ज अदा कर रहे हैं, ये जो 66 रुपए आप अदा कर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? क्या ये अपनी जेब से दे रहे हैं ताकि कर्ज का बोझ कम हो? ऐसा नहीं है। नहीं है। ये आप 2 तरीकों से दे रहे हैं।
एक तो ये कि आप कर्ज जिनको आपने वापस करना है उनके जाके पांव पकड़ते हैं और कहते हैं ये अगले साल तक आप मौखिर कर दें, जिसको कहते हैं रोल ओवर। इस साल ना लें बिरादर, अगले साल आप ले लें, अगले साल फिर चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या होती है कि हम रीफाइनेंसिंग के लिए जाते हैं, किसी और के पास जाते हैं, कोई और तरीका पकड़ते हैं, कोई और बांड निकालते हैं, कोई पांडा बांड बनाते हैं, कहीं से जाके मांग के कोई और कर्ज अदा करते हैं। एक कर्ज अदा करने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। मिसाल के तौर पर इस साल पाकिस्तान ने $21 बिलियन अदा करना है और ये सब का सब इसी तरह अदा होगा, या रोल ओवर होंगे या रीफाइनेंसिंग होगी। अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान लो ग्रोथ ट्रैप में फंस गया है। इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इस कर्ज की वजह से खिसारा आ जाता है। जब खिसारा आ जाता है तो फिर टैक्स निचोड़ने की कोशिश की जाती है उनसे जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। फिर हुकूमत कम खर्च करती है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं होती। ये तो हैं 3 बड़े बड़े मसले। अब 3 इसके बड़े हल क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा अहम तरीन, शायद अगर आप वाहिद हल भी गिने तो ये हल होगा कि आपकी मईशत को कर्ज से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना चाहिए। जितना आपका कर्ज बढ़ रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपकी मईशत बढ़नी चाहिए, ताकि कर्ज आपकी आमदनी के हिसाब से, आपकी मईशत के हिसाब से मुसलसल सुकड़ता जाए। ये तब हो सकता है जब आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, जब आपकी ग्रोथ जो है वो एक्सपोर्ट लेड हो, आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, मईशत में आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। दूसरी बात क्या है कि आप ज़्यादा लोगों से टैक्स लें, उन्हीं लोगों से ज़्यादा टैक्स ना लें, क्योंकि जब आप उन्हीं लोगों से ज़्यादा टैक्स लेते हैं तो फिर मईशत पर दबाव पड़ता है। क्योंकि आप क्या रहे हैं कि जो सबसे प्रोडक्टिव सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको आप निचोड़ रहे हैं, आप आम आदमी को निचोड़ रहे हैं। आम आदमी ख़रीदने के काबिल नहीं रहता और जो प्रोडक्टिव सेक्टर है वो ज़्यादा बनाने के, ज़्यादा काम करने के काबिल नहीं रहता, वो सरमाया उठाकर भी बाहर भाग जाता है। और तीसरी बात क्या है कि बराए मेहरबानी अब आप अल्ले तल्लों के लिए, नुमाइश के लिए, शोबाजी के लिए नए कर्ज लेना बंद करें। इलेक्ट्रिक बसों के लिए कर्ज लेना बंद करें, मेट्रो बसों के लिए कर्ज लेना बंद करें, अफसरान की गाड़ियां बदलने के लिए, वज़ीरों की गाड़ियां बदलने के लिए, जजों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, बड़े बड़े घर बनाने के लिए अब आप कर्ज लेना बंद करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कर्ज अगर लें तो सिर्फ उस चीज पे लें जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत बढ़ सके, आपकी एक्सपोर्ट की इनकम बढ़ सके। लेकिन जैगम साहब देखिए ना, कितनी अफसोस की बात है कि यहाँ पर हमारी मईशत नहीं बढ़ती, लेकिन एक आम आदमी पे टैक्सेस का बोझ बढ़ जाता है। आमिर साहब आपकी तरफ आते हैं। 83 खरब रुपए से तजावुज करता वफाकी कर्ज, क्या गवर्नमेंट कर्ज कम कर रही है या सिर्फ कर्ज की रफ्तार कम होने को कामयाबी का नाम दिया जा रहा है? अच्छा, ये ना मेरे लिए ये बिल्कुल बेमानी नंबर्स हैं। मुझे इनकी अलिफ बे का भी मतलब नहीं पता है और उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। 2008 में एक स्कॉटिश बैंक था हैलिफैक्स, उसका लोन पोर्टफोलियो इतना टॉक्सिक हो गया कि बरतानिया की हुकूमत ने अपने सबसे बड़े बैंक लॉयड से कहा कि इसको एक्वायर कर लो और उसके लिए हम आपको 20 बिलियन पाउंड्स का लोन देते हैं। उन्होंने कर लिया और 9 बरस बाद ही उस बैंक की हालत इस कदर बेहतर हो गई कि हुकूमत को ने वो 20 अरब डॉलर जो थे वो सूद समेत लॉयड्स बैंक से वापस ले लिए। तो हुकूमतों और बैंकों के बीच में ना ये अरबों खरबों का कारोबार रहता है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो 50,000 अरब है या 80,000 अरब है। मुझे जिस चीज़ में दिलचस्पी है वो ये है कि ये कर्ज किस चीज़ के लिए लिया जाता है। देखिए, अगर आप तनख्वाहें अपनी पूरी करने के लिए कर्ज ले रहे हैं ना, तो फिर तो वो 5,000 अरब हो या 83,000 अरब हो, उसका कोई मतलब नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब निकाला जा सकता है कि आप अपने माशरे को ना एक जहन्नुम की तरफ धकेल रहे हैं। और ऑलरेडी आप देखें कि हमारा जो गरीब तबका है वो तो ऑलरेडी उसकी तपिश में जलना शुरू हो गया है। सो मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक को ये बेमानी फिगर्स जारी करना, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी समझ आता है। मैं एक आम पाकिस्तानी, मुझे समझ ही नहीं आती ना जब आप अरबों की बात करती हैं या खरबों की बात करती हैं सारे। तो इस तरह के बेमानी फिगर्स जारी करने की बजाय वो थोड़ी सी फिस्कल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस करें, ज़रा जोर दें और हुकूमत के ऊपर कि वो ये बताए
कि ये हज़ारों अरब रुपए का जो उसको कर्ज उठाना पड़ा है उससे उसने किया क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता चलता ना, तो कल को अगर 2 लाख अरब कर्ज ले लेती है हुकूमत, लेकिन उसका मकसद सही होता है और वो सही कामों पे खर्च हो रहा है, तो कर्ज के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता ना जी। हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हुकूमत खामोशी से कर्ज तो उठा लेती है, किसी को पता ही नहीं है कि वो किस काम पे लग रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। अगर वो इंतजामी अखराजात पे लग रहा है, तनख्वाहें देने के अंदर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आज हम जिस हालत पे रो रहे हैं ना महक, कल इससे दुगना ज्यादा रोएंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। आप स्टेट बैंक, कोई भी हुकूमत जो है ना, वो स्टेट बैंक के साथ सियासी बयानबाजी जो है ना वो नहीं कर सकती है। अगर स्टेट बैंक जरा सी सख्ती दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, तो वो हुकूमत को मजबूर कर सकता है एक मखसूस किस्म की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की तरफ कि भाई ठीक है, आपने ये सब कुछ कर लिया है ना, अब आप बताएं कि आपने इसका किया क्या है, तो फिर हुकूमत भी मजबूर हो जाती है। और अगर वो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान के अंदर आ जाए ना, तो हुकूमत IMF के पास जाने की वजह भी उसको समझानी पड़ेगी लोगों को, और उसको लोगों को इस बात पे भी कन्विंस करना पड़ेगा कि ये इसलिए ज़रूरी है, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं IMF के पास कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं रहे हैं, हम इसलिए जा रहे हैं कि हम जिस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पाकिस्तान के लिए चाहते हैं उसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है, लेकिन ये पैसा अगर हम उसमें लगा दें तो ना सिर्फ उस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की वजह से आने वाले सालों में हम ये पैसा वापस कर देंगे, बल्कि उससे पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी होगी। ठीक है, और प्रॉब्लम जो है ना, दैट रिमेन्स के जो फिस्कल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो महक कभी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। शहजाद साहब, आपकी तरफ आते हैं। कलील मुद्दती कर्ज अगर बढ़ते गए तो आने वाली गवर्नमेंट्स या तो तरक्की पे तवज्जो दे सकेंगी या फिर पिछली हुकूमतों के कर्जों को ही उतारती रहेंगी। जैसे कि जब मौजूदा गवर्नमेंट है ये आई थी तो उसने कहा कि हम पहली वाली जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके कर्ज को उतार रहे हैं, मईशत को ठीक होने में टाइम लगेगा। तो ये बयानबाजी तो फिर साल दर साल चलती रहेगी। हमेशा चल रही है, अभी भी चल रही है। आप मुझे ये कैन यू जस्ट रिमाइंड मी कि ये जो हमारा बजट था जो इस साल अनाउंस हुआ है जून में, ये क्या था, उसका कितने खरब का था या कितने था, कुछ अंदाजा है आपको, याद है इस वक्त? अच्छा, मेरा ख्याल है 19 खरब का था, 19 खरब का बजट था। अच्छा, अब 57.5% इस 19 खरब में से अगर निकाल लिया जाए, जो कि NFC के तहत सूबों का हिस्सा बनता है, तो पीछे रह जाता है 42.5%, और वो 42.5% है 8 खरब। 19 खरब का 42.5% रफली 8 खरब बनता है। और 8 खरब आपने अपने इब्तिदाइये में हम सबको बताया है कि वो हमें कर्ज की मद में अदा करना है। तो इसका मतलब है कि वफाक जो है वो पहले दिन से ही, जब ये जो नया कोई भी माली साल स्टार्ट होता है तो पहले दिन से ही जीरो पे होता है। ये बात भी बारहा हमारे सामने आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो इतना पैसा सूबों में जा रहा है, और जिम्मेदारी ग्रोथ की वफाक पे है, सूबों पे नहीं है। सूबे ग्रो नहीं करते, सूबे सिर्फ खर्च करते हैं, सूबे पैसे को इस्तेमाल करते हैं। वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं हमें उसका पता नहीं। फिर आपने बताया कि 3,33,000 हर बच्चे पे, पैदा होने वाले बच्चे पे जो भी पैदा होना है उसके ऊपर कर्ज ऑलरेडी तय हो चुका है, कितना कर्ज उसके ऊपर बन चुका है, ये भी हकीकत है। और फिर हमें ये भी पता लगता है कि 25 अरब डॉलर हर साल हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने उसका बंदोबस्त करना। यानी वो तो देंगे अपने हिस्से का जो भी उन्होंने 2-3 अरब देना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी अरेंजमेंट के अंदर, लेकिन बाकी जो पैसे हैं वो 25 अरब जो कि आपको चाहिए, 25 अरब डॉलर, वो आपने खुद बंदोबस्त करना है। उसके लिए आप दोस्तों के पास चले जाते हैं। उसके बावजूद 8 खरब आप कर्ज की मद में अदा करते हो और फिर स्टार्ट जीरो से करते हो। फिर आप तो करते हो कि ग्रोथ कहाँ से की जाए, नहीं हो सकती ग्रोथ, जाहिर है। अगर आपने कर्ज लेके बाकी को मत चलानी है, क्योंकि पहले दिन से ही जीरो है आप 8 खरब देने के बाद, तो यू हैव नो नथिंग लेफ्ट विद यू। ना आप ग्रोथ पे कर सकते हैं, ना आप किसी चीज पे कर सकते हैं, ना तनख्वाहें दे सकते हैं, ना कोई। तो बेसिकली आप एक बैंकरप्ट इकोनॉमी, ऑलरेडी निजाम चला रहे हैं, बैंकरप्ट निजाम। तो पहला मामला क्या है कि आपको NFC अवार्ड को बहाल मजबूरी के तहत उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसा सूबों को जाता है उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि वो जाता किधर है। अब बेशुमार खबरें उड़ती हैं कि पता नहीं कितने अरब उधर चला गया, कितने उधर चला गया। यानी ये सब कहानियां हमारे अखबारों में, सब हमारे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की जीनत बनती हैं। तो ये जो पैसा जाया हो जाता है सूबों के अंदर, कभी किसी के सेक्रेटरी होता है, जेवरात निकल आते हैं, लोगों के मालात निकल आते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है। ये चीजें तो फिर अफोर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन ये सब कहाँ से हो रहा है?
हमें ये नहीं पता कि सिर्फ वफाक के पास पैसा ही नहीं होता, सूबों से ही हो रहा होगा जहाँ पैसा जाता है सबसे ज्यादा। और तीसरी बात, सूबों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि ग्रोथ बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आप ये वफाक के ऊपर जिम्मेदारी ना डालेंगे। वफाक जिस हद तक मुमकिन है सॉवरेन अपनी गारंटी देता है, पैसे सूबे अगर लिए जा रहे हैं, लोन्स लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर अपने अखराजात किए जा रहे हैं। कुछ की मिसाल आपके सामने आई है, कभी वो बसों की सूरत में है, कभी किसी की शक्ल में है। तो ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको के आप जिसके ऊपर पैसा 30% 40% वैसे ही कमीशन में खा लिया जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, बसें हैं, फलाना है, इस तरह की तमाम चीजें हैं। साबित करने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, बट हम जो आम फहम बड़ी बातें हैं हम उसके तहत बात कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह ना इकोनॉमी चल सकती है, ना कोई रियासत और ना मुल्क चल सकता है। एक हुकूमत नहीं, आज की हुकूमत भी वही कर रही है जो कल की हुकूमत कर रही थी, कल की आने वाली हुकूमत भी यही करेगी जो आज कर रही है। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि इस चीजों को इनको करेक्ट करें, उसके बाद फिर जाके कोई मीनिंगफुल डिबेट बनती है। वरना हम इन फिगर्स को लेके बैठ के क्या बात करेंगे। बिल्कुल सही कहा आमिर अहमद खान साहब ने कि ये फिगर्स किसी आम आदमी को क्या मैटर करते हैं। जाहिर है आम आदमी तो बेचारा जो है वो तो कर्ज देता ही नजर आ रहा है। ठीक है, करोड़ और करोड़ों लाखों तक नहीं पहुंचता, हम करोड़ों की बात कर रहे हैं और खरबों की बात करें। ठीक है, रजा साहब आपकी तरफ आते हैं। अगर कर्ज कौमी पैदावार की मुकर्ररा हद से ऊपर चला जाता है तो क्या पाकिस्तान की मईशत वाकई पायदार है, या फिर हम ये कहें कि एक ऐसे कर्जी निजाम को कामयाबी का नाम दिया जा रहा है जो किसी भी बड़े झटके के बाद बिखर जाएगी? महक, देखिए, मामला इस तरह से है कि कर्ज लेना या कर्जे का मौजूद होना किसी भी हुजूम का वो खुद एक मसला नहीं है। अब आप देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, दो बड़ी मईशतें हैं, वो भी बहुत कर्जे उठाती हैं और देती भी हैं कर्जे। अमेरिका में तो बल्कि दुनिया में अगर देखें कोई मुल्क सबसे ज्यादा मकरूज है तो वो अमेरिका है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो कर्जा जाता कहाँ है। जैसे आमिर साहब ने कहा कि अगर तो हमें ये पता हो कि वो कर्जा जो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो है मईशत के, वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे कि मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नौकरियां पैदा होंगी, खुशहाली आएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो 100 बिस्मिल्लाह। मगर यहाँ पर यह है कि ये कर्जा उठाया जाता है पिछले कर्जों को की अदायगी के लिए। और मजे की बात यह है कि हम अक्सर फॉरेन लोन्स की बात करते हैं, ज्यादा कर्जा जो है वो हम डोमेस्टिक, हमारी हुकूमतें डोमेस्टिक बैंक से उठाती हैं और उसके बाद उनकी जो शरह सूद के मुताबिक अदायगियों के लिए मजीद कर्जे उनसे लेती हैं। इसीलिए आप देख लीजिए आदादुशुमार के पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान के बैंक हैं वो मुस्तकिल मुनाफे में जा रहे हैं और बड़ी उस पर वाह होती है कि जी देखिए मईशत के क्या कहने कि इस बैंक ने इतना प्रॉफिट कमाया, इस बैंक ने उतना प्रॉफिट कमाया। ये दर हकीकत एक विशेष साइकिल है हुकूमतों और प्राइवेट बैंक्स के माबैन, और एक यूं समझिए मिली भगत है और इसका फायदा अवाम को नहीं होता। अवाम की जहां पे बात हुई तो मुझे वो हबीब जालिब साहब के अशार बड़े मशहूर हैं कि वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज, पाँव नंगे हैं बेनजीरों के। ये उन्होंने 1987 गालिबन 86, 87, 88 में ये लिखी थी जब बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान आई थी। और साजिशें वही खिलाफे अवाम, साजिशें वही खिलाफे अवाम, मशवरे वही हैं मुशीरों के। अब आप बताइए कि आज भी वही मुशीर, वही कर्जा, वही IMF, वही मॉडल जारी और सारी है। किसी किस्म की कोई इस्लाह जो होनी है और जिन इस्लाहात का चर्चा हर हुकूमत करती है, वादे करती है, मंशूर में लिखती है, वो उन पर अमल नहीं होता। उमरा जो है वो उनके वारे न्यारे हैं। हम अक्सर इस प्रोग्राम में जिक्र करते हैं और 17 से 20 अरब डॉलर सालाना उनको टैक्स छूट मिलती है, उनको सब्सिडीज मिलती हैं और जो बोझ है सारा इन कर्जों की अदायगी के लिए या बजट के खसारे को पूरा करने के लिए वो अवाम को भुगतना पड़ता है। बिजली का बिल हो तो उसके ऊपर कई तरह के टैक्स आपको दिखाई देते हैं। एक बिल होगा उस पे 40-50% जो है वो टैक्स है। पेट्रोल डलवाने जाइए तो लेवी ऊपर लगी हुई है 40-45%। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये एक जिसे कहना चाहिए एक मजमूम किस्म का निजाम मुरतब किया है पाकिस्तान की अशराफिया ने और इसमें हर हुकूमत, हर सियासी पार्टी इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसा ही है रजा साहब। ये पेट्रोल की आपने जो मिसाल दी है, सिर्फ पेट्रोल नहीं बल्कि अगर हम एक
इवन एक छोटी सी भी कोई चीज़ खरीदने जाए, दूध का डब्बा भी खरीदने जाए, तो उस पर भी हम अच्छा खासा टैक्स पे कर होते हैं, लेकिन इन रिटर्न आवाम बेचारी क्या है, मजीद पिस्ती हमें नजर आती है। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत नौजवानों को सिर्फ मुलाजमतों के हुसूल के बजाय अपना कारोबार शुरू करने के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। पॉलिसी के मुताबिक हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस किया जाएगा, जबकि लेबर फोर्स में खवातीन के लिए 35% कोटा मुख्तस होगा। नौजवानों को मुस्तकबिल की जॉब मार्केट के लिए तैयार करने के लिए स्किल एम्बेसडर प्रोग्राम और नेशनल पार्स सेक्टर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। रवां साल 1000 स्टूडेंट्स को IT और AI की तालीम के लिए चीन भी भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा कि तमाम वसाइल नौजवानों पर निछावर कर देंगे। लैपटॉप्स को मशीन नहीं मिशन समझता हूँ। 7 लाख से ज्यादा लैपटॉप्स तकसीम किए जा चुके। इस साल मजीद 2.5 लाख क्रोम बुक्स तकसीम की जाएंगी। मुल्क भर में दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुताबिक माजी की गलतियों का अजाला नौजवानों की तरक्की और खुशहाली के लिए फंड्स की फराहमी से मुमकिन है, लेकिन इस पॉलिसी की ज़रूरत और इसके मुमकिना असरात को समझने के लिए नौजवानों की मौजूदा सूरत हाल देखना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में 15 से 29 साल की उम्र के तकरीबन 6 करोड़ नौजवान मौजूद हैं, जिनमें से 2 करोड़ 18 लाख यानी कि 37% नौजवान ना रोजगार से वाबस्ता है, ना तालीम हासिल कर रहे हैं और ना ही किसी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल पॉलिसी का ऐलान नहीं बल्कि उसके अमली अफादियत का है। चंद रोज कब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ये कह चुके हैं कि नौजवान सिर्फ वज़ाइफ और लैपटॉप्स नहीं बल्कि मेरिट पर रोजगार के मौके और एक दुरुस्त और शफाफ निज़ाम चाहते हैं। तो क्या क्रोम बुक्स, स्टार्टअप कोटा और तरबियती प्रोग्राम इस बड़े बहरान का जवाब है, या फिर नौजवानों को दरकार असल चीज़ एक ऐसा निज़ाम है जो इन्हें तालीम, हुनर और बाइज्जत रोज़गार के हकीकी मौके फराहम करे? क्योंकि 2 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को मुआशी धारे में लाने का चैलेंज सिर्फ नहीं, नताइज और मुसलसल अमल दरामद से ही हल होगा। अपने पैनल के सामने हम सवाल रखेंगे कि कॉकरोचेस को लैपटॉप देकर खुश नहीं किया जा सकता। मोहसिन नकवी का ये कहना है, जबकि लैपटॉप को मशीन नहीं मिशन समझता हूँ, वजीर आजम का ऐसा कहना है। तो क्या लैपटॉप कॉकरोचेस के मसाइल हल कर पाएंगे? शहजाद चौधरी साहब से इसका जवाब जानेंगे। शहजाद साहब क्या कहेंगे? महक, देखिए, आज ही मैं अभी एक किसी जगह बैठा था जहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। 40 लाख नौजवान हैं जो कि जॉब मार्केट में हर साल आते हैं पाकिस्तान में, और कहते हैं कि उसमें से सिर्फ 15 लाख हैं जिनको कि एक नौकरी किसी किस्म की मिल पाती है। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कि जॉब मार्केट लेबर के अंदर आते हैं। 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कि नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी वो पढ़े लिखे भी हैं या नहीं हैं या जैसे भी हैं, उनको काम नहीं मिल रहा बिल्कुल से। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, और इसके लिए कहते हैं कम से कम 8% ग्रोथ हो तो हम कम से कम 20 लाख नौकरियां सालाना क्रिएट कर सकते हैं। 20 लाख अगर 8% के करीब ग्रोथ हो, 6 और 8% के बीच में, तो ये नंबर्स हैं। हम कहाँ खड़े हैं 3% के ऊपर, हम कहाँ नौकरियां क्रिएट कर रहे हैं, किसी के लिए क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आ जाते हैं लैपटॉप्स के ऊपर। देखिए, लैपटॉप बड़ी अच्छी बात है अगर किसी को इस्तेमाल करना आता हो। कभी कभार ये भी देख लेना चाहिए, और ये कोई सर्वे होना चाहिए कि जिनको लैपटॉप तकसीम किए गए हैं अब तक कौन लोग हैं और इन्होंने इसको कैसे इस्तेमाल किया। कितने लोग हैं जो बेच के इससे पैसे बना लेते हैं। ऐसा ही है। बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते मुझे पता नहीं है, शायद कोई चेक हो उसके ऊपर, कोई काउंटर नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बेचते हैं लोग। शहजाद साहब जी बेचते हैं। अच्छा, तो जब ये बेच लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है कि वो तो उसको उससे फायदा हासिल नहीं करे। तीसरी बात, बेचने के लिए डेटा उसका बुनियादी उनसर है। डेटा की तरसील, डेटा का रिकॉर्ड, डेटा की अवेलेबिलिटी, डेटा को पहुंचाना, स्पीड के साथ पहुंचाना, स्पीड के साथ रिसीव करना, ये वो अवामिल हैं जिससे कि लैपटॉप चलता है। लैपटॉप फिल्में देखने के काम या वहां पे सीडियां डाल के या कोई USB डाल के ड्रामे देखने के काम नहीं आता। बदकिस्मती से जो लैपटॉप आप हम तकसीम कर रहे हैं उनसे सिर्फ यही कुछ किया जा सकता है जो मैंने जिक्र किया, क्योंकि डेटा तो आता नहीं है, ना 4G ना 5G, अब तो बहरहाल में 2G तक भी मुश्किल से अभी तक हम कर पाए हैं। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं होता कि उस लैपटॉप से कोई प्रोडक्टिव काम किया जा सके, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी चीज है जी। अगर उस किस्म का इकोसिस्टम भी साथ एग्जिस्ट करता हो, ऐसा माहौल हो जो कि उसको पॉजिटिवली प्रॉफिटेबल बना सकता हो, तो फिर
ये नौजवान उससे फायदा हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि बुनियादी एजुकेशन के साथ स्किल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो स्किल ट्रेनिंग हम कहाँ पे दे रहे हैं और उसको फिर सिखा किस तरह रहे हैं कि वो जॉब मार्केट चाहे वो पाकिस्तान की है जी, या इंटरनेशनल है, या जो कि international आईटी की है। फील्ड में है, उनको बिल्कुल। कैसे इस्तेमाल कर शहजाद सकते साहब, हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि इंटरनेशनली चैलेंजेस को बीट करना अब हमारे लिए भी बड़ा ज़रूरी है। रजा साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुलाजमतें नहीं, कारोबार, लैपटॉप मशीन नहीं है बल्कि मिशन है। मुल्क भर में दानिश स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्या वाकई नौजवानों को रोजगार देगी या उनके मसाइल को हल कर पाएगी? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिसी जो है उसको जांचने का जो पैमाना है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये कि किस हद तक वो उस पर वाकई अमल किया जाता है या जाएगा, और क्या वो पॉलिसी जो है रियलिस्टिक है, यानी कि हकीकत पसंदाना उसमें रखे गए हैं टारगेट्स, या बहुत ही ओवर एम्बिशियस ना काबिले यकीन किस्म के गोल्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं। तो इसलिए कहना कबल अज वक्त होगा। अब ये तो रोल आउट होगा तो यकीनन उस वक्त पता लगेगा। लेकिन जहां तक ये मामला है यूथ की एम्प्लॉयमेंट का, देखिए, मैं तो बारहा ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान का एक ही सबसे बड़ा मसला है तो वो रोजगार का है। उसके अलावा बाकी मसाइल बिल्कुल जिसे कहते हैं सानवी नौयत के हैं, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे नौजवान जो कि हर साल 25 से 30 लाख लेबर मार्केट में एंटर हो रहे हैं, उनको नौकरियों की जरूरत है, जबकि सरकार और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतनी नौकरियां प्रोड्यूस नहीं कर रही। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि लोग इनफॉर्मल सेक्टर में है या डंकी लगा के बाहर निकलना चाहते हैं, या कोई और हीला बहाना ढूंढ के मुल्क से बाहर रोजगार की तलाश में निकलना चाहते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है कि ये जो लैपटॉप्स का जिक्र है, मेरा जाती जो तजुर्बा है जरा सा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत तनकीद होती है। मैं कम से कम 8-10 ऐसे नौजवान जो लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया है पिछले चंद सालों में, चाहे वो अखबार का दफ्तर हो या दीगर जगह हो, उनमें वो लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। उस लैपटॉप ने उनको बिल्कुल एम्पावर किया है। 3-4 फ्रीलांसर्स को मैं जानता हूँ जो यही वाला यूज करके इनकम कमा रहे हैं। 2-3 ऐसे हैं कि जिनको जो है इस लैपटॉप की बदौलत उन्होंने मजीद स्किल्स अपनी तालीम के साथ साथ हासिल करके एक कमाई का जरिया भी ढूंढा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये बात दुरुस्त है कि डेटा आना चाहिए इसके ऊपर, तफसील से हमें मालूम पड़े कि कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बिल्कुल भी मैं जो है एक ब्लैंकेट तनकीद को मुनासिब नहीं समझता। इस वक्त हमें हर तरीका ढूंढना चाहिए महक, जिससे कि हम यूथ को उनकी रोजगार की जो जरूरत है उनकी स्किल बिल्डिंग का, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये यूथ हमारा फ्यूचर है। तो अगर एम्पावर्ड हम इनको करेंगे तो हमारा फ्यूचर भी जो है हमें अच्छा ही नजर आएगा। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन जी। ज़रा हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए कुछ अच्छा सोचा गया है। जैगम साहब, आपकी तरफ आते हैं। 7 लाख से ज़्यादा लैपटॉप तकसीम किए गए, मज़ीद क्रोम बुक्स को तकसीम करने का सोचा जा रहा है। यूथ को मेंटली कंट्रोल करने के लिए जो ये स्टेप लिया गया है कि गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, कि उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करना चाहिए हमारे नौजवानों को? मुझे इन 27 लाख लैपटॉपों के बांटने पर इंतहाई सख्त एतराज़ है। देखिए, आइनी तौर पर हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, आइन में लिखी गई है 18वीं तरमीम में 25A में, कि 5 से 15 साल का जो बच्चा होगा उसके लिए लाजमी और मुफ्त तालीम होगी। लाजिम भी होगी, मुफ्त होगी। ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। लैपटॉप बांटना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। मुफ्त और लाजमी तालीम देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा बाहर फिर रहा है। ऐसा ही पाकिस्तान का 10 में से 3 बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं, स्कूल में नहीं हैं। पंजाब के 10 में से 2 बच्चे सड़कों पर फिर रहे हैं, स्कूल में नहीं हैं। इनको स्कूल में लाना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की। हर बच्चे को मुनासिब स्कूल दे दिया गया है? क्या उस्ताद फराहम कर दिया गया है? उनके क्लासरूम बना दिए गए हैं? उनको टॉयलेट दे दिए गए हैं?
उनके लिए मुनासिब इमारत मौजूद है, तालीमी मटेरियल मौजूद है। तालीमी इमरजेंसी तो आपने अपने नाफिज की फर्ज हुई है अदा ना? कर दिया, अब सुनतों की बारी आ गई आपकी। देखिए, और जो यूनिवर्सिटी में बच्चा पहुंचा है वो मिडिल क्लास का बच्चा है, गरीब का बच्चा नहीं पहुंचता, कोई आउटलायर होगा, लाख में से एक होगा। मिडिल क्लास का बच्चा यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है। गरीब का बच्चा प्राइमरी स्कूल में खानगी के लिए आता है, उसे बुनियादी तालीम चाहिए, या वो बाहर सड़कों पर है, या उसे आप वो तालीम दे रहे हैं जिससे ना उसको अलिफ बे आती है, ना उसको पढ़ना आता है, ना उसको हिसाब देना करना आता है, ना उसको वो हुनर सीख कर निकलता है। और आप कर क्या रहे हैं? गिमिक्स कर रहे हैं, मुफ्त में लैपटॉप बांटते फिर रहे हैं, अपने नंबर बना रहे हैं। मिडिल क्लास में वो यूथ जो आपके गले पड़ी हुई है, मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी, उसे रिश्वतें दे के खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कोई हक नहीं है कि कौम के पैसे से आप रिश्वतें दें। अपनी जिम्मेदारियों से पैसे निकाल कर आप इधर को डाइवर्ट करें। बिल्कुल। देखें, जो काम करने की जरूरत है, दो काम करने की जरूरत है। पहली बात यह है कि आपकी तालीम ऐसी होनी चाहिए जिससे रोजगार मिल सके, ऐसा ही है, यानी वो तालीम और उसके साथ मार्केट में ताल्लुक हो, उसमें हुनर शामिल हो। और दूसरी बात यह है कि आपकी मार्केट ऐसी हो जिसमें जॉब हो, जॉब्स हो। लेकिन देखें ना, वही बात है जैगम साहब, यहाँ पर तो और जॉब लेट ग्रोथ पढ़ के आ जाते हैं लेकिन उनके लिए जॉब्स ही नहीं होती। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हैं, क्या फिर हम ये समझें कि गवर्नमेंट नौजवानों की असल तरजीह यानी कि मेरिट पर रोजगार, बाइज्जत मुआशी मौके जो है उनको समझने में गलती कर रही है? ये गलती है या एक विजन का फुकदान है, ये तो मैं नहीं कह सकता। उसमें दो चीज़ें महक जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक जो मेरी समझ में नहीं आई, जिन्होंने कहा है ना कि स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा होगा। जी जी। तो कोटा किस चीज़ का होगा जी? आपने अगर कहा कि औरतों का कोटा 35% होगा तो वो तो समझ आती है कि 100 नौकरियां देंगे आप में तो 35 खवातीन होगी। लेकिन ये स्टार्टअप्स के 10% कोटे का क्या मतलब है? इससे ज़्यादा बेईमानी जुमला मैंने आज तक नहीं सुना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने एक क्विक कैलकुलेशन की जब ये मैंने खबर पढ़ी, और जो 7 लाख लैपटॉप अभी तक बांट दिए हैं हुकूमत ने, वो तो छोड़े ना उनकी बात। उन्होंने कहा है कि रवां साल में भी 2.5 लाख लैपटॉप्स और बांटेंगे। अब अगर सस्ते से सस्ता भी उनको लैपटॉप मिलता है ना, तो वो तकरीबन 50,000 रुपए का। इसका मतलब है कि हम 1250 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। अब देखें, सारी दुनिया को ये पता है कि थर्ड वर्ल्ड मुल्क जो होते हैं, डेवलपिंग मुल्क, खास तौर पे पाकिस्तान जैसा, वहाँ पर स्टार्टअप्स की फाइनेंशियल अरिथमेटिक वो नहीं होती जो कि वेस्ट में है। वेस्ट में जब तक आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप एक कामयाब स्टार्टअप का तस्वुर करना बहुत मुश्किल होता है, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस के। जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो चंद करोड़ रुपए से की जा सकती है। ये 1250 करोड़ रुपया अगर आप 5-5 करोड़ भी एक स्टार्टअप को देना, तो इसका मतलब है कि आप 250 स्टार्टअप्स को इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपनी कामयाबी का कम से कम ख्वाब ही देख सके। अब फर्ज करें कि 2.5 से 3% से ज़्यादा स्टार्टअप का सक्सेस रेट नहीं है, तो उसका भी मतलब ये है कि आपके पास अगर इस स्कीम के तहत आपके पास 5 से 7 हर साल 5 से 7 ऐसी स्टार्टअप्स होंगी जो कि $multi-million कंपनीज बनने का पोटेंशियल होगा, जिनके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज भी कमाएंगी और जो लोकल वेल्थ क्रिएशन भी क्रिएट करेंगी। लेकिन प्रॉब्लम महक यहाँ पर ये है कि ये सारा कुछ करने के लिए ना आपको 4, 5, 7 साल की रनवे एक चाहिए। और ये हुकूमतें हमारी ऐसी हैं कि ये तो सुबह उठ के फैसला करती हैं कि आज का दिन कैसे गुजारना है, आगे की कौन सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब, फैसला कर लिया जाता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, उसके लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए, ये नहीं सोचा जाता। बेहद शुक्रिया, अपने पैनल का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।